सुबह सुबह सास सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर अमीरों के मोहल्ले में ले जाकर बाहर रखे उनके झोलों में सब्जी डाल रही है। मालकिन, आपकी सब्जियां मैंने थैली में डाल दी हैं, इस महीने का हिसाब कर दीजिए। आशा, कल जो तुम सब्जी देकर गई थी उसमें 2 टमाटर सड़े थे, देखो आज भी एक आलू सड़ा है, इसको निकाल दो और आज मैं हिसाब कर दूंगी, कल पैसे ले जाना। हाँ हाँ मालकिन, कोई बात नहीं, कल से मैं ध्यान रखूंगी एक भी सब्जी सड़ी ना जाए। आप इन सड़ी सब्जियों को फेंक देती होंगी, पर मेरी बहू खराब होने वाली सब्जियों का कुछ ना कुछ बना देती है जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या ही बताऊं अपनी बहू के बारे में, उसके सामने तो शेफ भी फेल है। उस औरत को सब्जी देकर आशा अब दूसरे घरों के बाहर भी जाती है और वहां भी सब्जी देते हुए अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है और घर आती है। और कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, माँ देखो ना, भाभी ने घर में रखे बासी रोटी को हल्का सा सेका और उसमें खराब हो रहा चुकंदर, खीरा, प्याज और घर में ही दूध की मलाई से क्रीम बनाकर बीटरूट यानी कि चुकंदर का रोटी वाला सैंडविच बनाया है। सिमरन, तुम्हारे पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? कैसे कर लेती हो ये सब? अरे हमारी बहू का तो खाना बनाने में जवाब ही नहीं है। घर वालों से अपनी तारीफ सुनकर सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में विनोद नाश्ता करके खेत चला जाता है और दीपक भी सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा सब्जियां लेने आशा के घर आती है और अपनी बहू की शेखी बघाड़ते हुए कहती है, आशा, तुम तो जानती हो ना, मेरी बहू ने होटल मैनेजमेंट किया है, रोज रोज कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही बना कर खिलाती है। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई नहीं है जो मेरी बहू से अच्छा खाना बना ले। अरे बहन, तुम्हारी बहू ने सीखा है, पर मेरी बहू को तो बिना सीखे ही बहुत कुछ आता है बनाना। अब कभी मेरी बहू कुछ अच्छा खाना बनाएगी तो तुम्हें जरूर दूंगी। आशा की बात सुनकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है और वो सब्जियां लेकर घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में सिमरन रोटी पिज्जा बनाती है। रोटी को सेक कर उस पर लहसुन की चटनी लगाकर प्याज टमाटर रखकर उसे सेक लेती है और सबको खाने को देती है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने पिज्जा बना दिया, वो भी रोटी का, और ये लहसुन की चटनी बहुत अच्छी है। हाँ काजल, लहसुन कुछ टमाटर और प्याज गल रहे हैं तो इसलिए मेरे दिमाग में पिज्जा का ख्याल आया और रखे सामान से ये बना डाला। आज फिर कुछ नया खाने में देख आशा को बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है, तू कुछ भी बनाए वो लाजवाब ही बनता है। ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो बस मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इसी तरह सिमरन आए दिन कुछ न कुछ बनाती है। ये आधा किलो के आसपास कुछ तोरई रखी हुई हैं, बासी हो गई हैं, कोई नहीं लेगा, तुम देख लो अगर इसका कुछ बना सको तो। अरे दीपक जी, मुझे आधा किलो तोरी बहुत है, आप आराम से सब्जी बेचने जाइए, दोपहर में आपके लिए इसी का कुछ अच्छा बनाऊंगी। अब दीपक सब्जी बेचने के लिए अपना ठेला लेकर बाजार जाता है। तभी सिमरन तोरई को बारीक काटती है और साथ में रखी हुई सोयाबीन के साथ में चने की दाल मिक्स करके उसके कबाब बना लेती है और उनको स्टीम करके सब्जी बना लेती है। अरे भाभी, हम तो घर में सिर्फ 5 लोग हैं, फिर इतनी सारी सब्जी क्यों बना दी? वैसे ये कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं, किस चीज के हैं ये? जल्दी दो, मैं खाऊंगी। हाँ ये लो खाओ। ये तो बहुत टेस्टी है भाभी, वैसे बताओ ना किस सब्जी के हैं ये? उसी सब्जी के जिसे तुम देखना पसंद नहीं करती, तोरई के। क्या सच में? पर टेस्ट वैसा बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसी तोरई बनी तो मैं तो रोज खाऊंगी। बहू, ये सब्जी ज्यादा है ना, मैं ये सब्जी कुछ पड़ोसियों के साथ सुमित्रा को भी दे दूंगी ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसकी बहू से भी अच्छा खाना बनाना कोई जानता है। थोड़ी सी सब्जी लेकर आशा सिमरन के साथ पड़ोस की कुछ औरतों को देती है और जहां सुमित्रा सिमरन के हाथों के कबाब खाकर मुंह बनाती है तो वहीं उसकी एक पड़ोसन जब सिमरन के हाथों की कबाब की सब्जी खाती है तो वो आशा से बोलती है, इतने भी कोई खास कबाब नहीं बनाया तुम्हारी बहू ने। सुमित्रा बहन मुझे तो बहुत पसंद आया, इतना अच्छा तो सुमित्रा बहन की बहू भी नहीं बना पाती, जबकि उसने तो पढ़ाई कर रखी है। हाँ की तो है, इसीलिए अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, ये मामूली से कबाब मेरे सामने कुछ नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो हमारे गांव में एक शेफ का कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को विदेश में जाने का मौका मिलेगा, एक और बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का और फेमस शेफ बनने का। तो तुम अपना लक आजमाओ और सिमरन को हराकर दिखाओ, ठीक है बहू? उस आदमी की ये बात सुनकर सिमरन और कविता दोनों ही सपने देखने लगती हैं और अगले दिन दोनों इस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती हैं और कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जिसमें सिर्फ उन दोनों ने हिस्सा लिया था। दोनों सामने थीं पर बाकी सब दाएं बाएं कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है,
तू ही जीतेगी। माँ जी फिक्र मत कीजिए, कॉलेज में मैंने ही होटल मैनेजमेंट में टॉप किया था और यहाँ पर भी मैं ही टॉप आऊंगी। वो गंवार मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। हमारे सभी कंटेस्टेंट आ चुके हैं और प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले राउंड में आप लोगों को आधा किलो मैदा दिया जाएगा और सारा सामान भी। बस आपको 2 डिश बनानी है, बहुत आसान है। तो प्रतियोगिता शुरू की जाती है। इस तरह प्रतियोगिता शुरू की जाती है और सिमरन इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मैदा लेती है और उसमें फूड कलर डालकर जलेबी बनाती है। बाकी बचे मैदे को गूंथकर उसके नूडल्स बनाती है और उसको स्वाद देने के लिए जितने भी मसाले होते हैं वो डाल देती है। इस तरह वो 2 डिश बनाती है और मैदा कम होने की वजह से कविता भटूरे के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं बना पाती, जिस वजह से बड़ी ही आसानी से वो हार जाती है और सिमरन जीत जाती है। इसे कहते हैं दिमाग। बड़ी आसानी और चालाकी से मिसेस सिमरन ने 2 डिश बना दी हैं, जो खाने में भी लाजवाब है। इसलिए पहला राउंड जीती हैं मिस सिमरन। सिमरन, मुझे पूरा यकीन है तुम जैसे पहले राउंड में जीती वैसे ही दूसरा भी जीत जाओगी। अब शुरू होता है राउंड 2। इसमें आप लोगों के सामने आपकी फेवरेट सब्जियां रखी होंगी और 10 मिनट के अंदर आप लोगों को उसमें रिंग डालकर अपनी पसंदीदा सब्जी लेनी होगी और उसके बाद आधे घंटे में अपना फेवरेट खाना तैयार करना होगा। और अब राउंड शुरू होता है। अब आदमी के इतना बोलते ही दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और सिमरन बड़े ही आराम से अपनी मनपसंद सब्जियों पर रिंग डालती है। तो वहीं 10 मिनट बीत जाते हैं और कविता सिर्फ आलू और टमाटर के अलावा किसी भी सब्जी पर रिंग नहीं डाल पाती, जिस वजह से आधे घंटे में सिमरन कटहल के कोफ्ते और पराठे बनाती है। तो वहीं कविता सिर्फ आलू टमाटर की सब्जी बना पाती है और बाकी सब भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज बनाते हैं। तो हमारी विनर हमें मिल चुकी हैं और वो है मिसेस सिमरन, और इन्हें मौका मिलता है विदेश जाने का और अपना नाम चमकाने का। देख रही हो आशा, हमारी बहू जीत गई। अब विदेश जाएगी हमारी बहू। सही कह रहे हैं जी आप, हमारी बहू को हमारी तरह सब्जियां नहीं बेचनी पड़ेंगी। गरीब परिवार की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सिमरन अपने ससुराल वालों के साथ घर आती है और विदेश जाने की तैयारी करती है। माँ जी, मैं आप लोगों का सपना पूरा करके ही वहाँ से आऊंगी। देखना, मैं शेफ का खिताब जीत कर आऊंगी, प्रोफेशनल शेफ बनकर आऊंगी। इतना बोलकर न सिर्फ सिमरन बल्कि अपने ससुराल वालों के सपने लेकर वो विदेश जाती है और पूरा गांव अपने घर में टीवी में सिमरन को देखते हैं, जो एक के बाद एक सारे राउंड क्लियर करती जा रही थी। आशा बहन, देख रही हूँ मैं तुम्हारी बहू को टीवी पर। देखना, सिमरन बहू ही जीत कर आएगी। भगवान करे तुम्हारे मुंह में दही शक्कर हो। सभी लोगों की बात सुनकर आशा की आशा और भी बढ़ जाती है और कुछ ही दिनों में मिसेज शेफ का फाइनल होता है, जहां टीवी पर सब अपनी नजरें गड़ाकर देखते हैं और कुछ ही देर में अनाउंस किया जाता है कि सिमरन जीत गई है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सब सिमरन को टीवी में शेफ के कोट और ट्रॉफी को उठाते हुए देखते हैं। कुछ दिनों के बाद वो शेफ के कोट में घर आती है, जहां वो देखती है कि गांव वालों ने मिलकर उसके स्वागत के लिए बैंड बाजे और फूलों का इंतजाम किया है। उसके आते ही सभी गांव वाले उसे शेफ की टोपी पहनाते हैं। हमें गर्व है बहू तुम पर। हमारे गांव की सब्जी बेचने वाली सास की बहू शेफ बनकर गांव लौटी है। गांव वालों का प्यार देख सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो जीती हुई रकम से अपने गांव में ही रेस्टोरेंट चालू करती है और बड़े ही कम दामों पर गांव वालों को उनकी फरमाइश की डिश बनाकर देती है। अब वो कंपटीशन जीतने के बाद फेमस हो चुकी थी, तो एक न्यूज चैनल ने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाकर सास बहू का इंटरव्यू लिया। माता जी, आप सब्जी बेचती हैं और आपकी बहू आज इतनी बड़ी शेफ बन गई है, क्या कहना है आपका? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहू ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काबिलियत इसमें बहुत है, मैं ये जानती थी। वैसे हमने सुना है सिमरन जी, आपकी सास का बहुत बड़ा हाथ है आपको फेमस शेफ बनाने में। जी बिल्कुल, मेरी सासू माँ ने मुझ पर विश्वास दिखाया। इनके विश्वास और जिद की वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। मेरी सासू माँ बेस्ट हैं। वैसे मानना पड़ेगा माँ जी, अगर आप जैसी सास हो तो बहुएं शादी के बाद भी अपनी पहचान बना सकती हैं। जी बिल्कुल, वैसे आज आपने हमें बुलाया, आपका शुक्रिया। इसीलिए मैं आप सबके लिए अपने हाथों का बना खाना लाई हूँ। ले आऊं? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। अब सिमरन अपना बड़ा टिफिन बॉक्स लेकर आती है और खोलती है।
फिर फीमेल रिपोर्टर खाना खाती है और उसकी ऑन कैमरा काफी तारीफ करती है, जिसे देखने वाले दर्शक अब सिमरन के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो फिर फेमस होती है, साथ में उसकी आमदनी भी बढ़ती है। वाह, मजा आ जाएगा। मेरी शादी गोवा में होगी, मैं समुद्र देखूंगी और गोवा घूमूंगी। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। दीदी, आप अभी से ही इतनी खुशी क्यों मना रही हो गोवा जाने की? मेरा मतलब गोवा वाले मेहमान तो हम दोनों को ही देखने आ रहे हैं ना। हो भी तो सकता है कि उन्हें मैं ही पसंद आ जाऊं, तो फिर आपकी शादी उन बिहार वाले लोगों में होगी। चुप कर सोनाली, मैं उन बिहारियों में शादी नहीं करूंगी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, गोवा में तो मैं ही शादी करूंगी, और उसमें अगर तू बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। सोनाली, मेरी बात को कान खोलकर और दिमाग खोलकर सुन। अभी जब मेहमान आए तो तू नीचे मत आना, फिर इस तरह से वो मुझे ही पसंद कर लेंगे। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बड़ी बहन हूँ और इसीलिए तुझे मेरी बात को मानना पड़ेगा। ज्योतिका सोनाली से ऐसे बोलकर दूसरे कमरे में खुद तैयार होने को आ गई। ज्योतिका और सोनाली दोनों बहनें थीं। उन दोनों में बचपन से ही काफी कम प्यार था, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई ही ज्यादा चलती रहती थी। आज भी दोनों बहनें एक रिश्ते के ऊपर झगड़ रही थीं, जो गोवा से आने वाला था। कुछ ही देर में गोवा वाले मेहमान आ गए, जिनके सामने ज्योतिका ही बंठन कराई। तो ये आपकी बेटी है। ठीक ही है, तुम बताओ बेटा आयुष्मान। मुझे भी ये रिश्ता सही लग रहा है माँ। यामिनी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन लोगों के सामने बस ज्योतिका क्यों आई? सोनाली को भी तो मैंने बोला था। इन लोगों के जाने के बाद पूछूंगी। कुछ देर बाद ही गोवा के मेहमान यामिनी के घर से चले गए, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के कमरे में गई और सोनाली बेटा, मैंने तो तुम दोनों से ही कहा था कि मेहमानों के पास आ जाना, और ज्यादा तो मैं तुझे ही चाह रही थी कि वो लोग तुझे पसंद कर लें। अगर वो तुझे पसंद कर लेते तो तू गोवा जा पाती, जहाँ तू बचपन से जाना चाहती है। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोल रही हो, लेकिन मैं बस इसीलिए बाहर नहीं आई क्योंकि मुझे लगा पहले दीदी का रिश्ता पक्का होना सही है। कोई बात नहीं माँ, अगर गोवा वाले मेहमानों ने दीदी को पसंद कर लिया तो, और ये तो अच्छी ही बात है। मैं बिहार वाले मेहमानों के यहाँ भी शादी को तैयार हूँ। धारा सोनाली का चेहरा बस यूं ही देखती रह गई। सोनाली ने अपनी बहन की धमकियां अपनी मां को नहीं बताई और वो बिहार में भी शादी करने को राजी हो गई। एक दो दिन बाद बिहारी लोग भी धारा के घर सोनाली को देखने आ गए, जहां पहली नजर में सोनाली उन्हें पसंद आ गई। और फिर तुम्हारी बेटी तो बहना बहुत ही सोनी है। मुझे पंजाबी नहीं आती, बस जरा सी बोल रहा हूँ। चुप रहिए आप। बहन, इन्हें तो ऐसे ही मजाक की ही लगी रहती। मैं बताती हूँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। यामिनी बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया था। देखते ही देखते यामिनी का अपनी बेटियों के साथ सफर खत्म हुआ और वो दिन भी आया जब वो दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गई। अब उन दोनों की ही शादी को लगभग एक हफ्ता होने को आया था और उनका अपने ससुराल में कुछ ऐसा हाल था। कितना सुंदर समुद्र दिखाई देता है मेरी खिड़की से, लेकिन इस एक हफ्ते गोवा में रहकर भी मैं एक बार भी बीच पर नहीं गई हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता होने को आया है, लेकिन इस एक हफ्ते में एक बार भी हम घूमने नहीं गए। आयुष्मान, चलिए ना आज कहीं घूमने चलते हैं। पागल मत बनो ज्योतिका, मेरे पास ऐसे घूमने फिरने का वक्त नहीं है। मुझे काम पर जाना है। आप यही कहते हो। जब जाना है तो जाना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चाहे कितना ही कह लूं, लेकिन मेरे पति के लिए हमेशा काम ही मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फिर से मैं अकेली हो गई। अब मैं क्या करूंगी? ज्योतिका अपने ससुराल में बोर हो रही थी। वैसे तो उसके ससुराल में सहूलियत और नए जमाने की हर एक चीज थी, लेकिन फिर भी उसके घर में उसका दिल लगाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर अपने कमरे में बैठने के बाद ज्योतिका कमरे से बाहर आई, जहां उसने देखा कि उसकी सास सोफा पर बैठी हुई है। चलो कुछ देर माँ जी से ही बात कर लेती हूँ। ज्योतिका अपनी सास के बराबर में जाकर बैठ गई। माँ जी, क्या कर रही हो? ऑनलाइन शॉपिंग। क्या है, क्यों मेरी साइड में आकर बैठ गई है? माँ जी, वो मैं बोर हो रही थी इसीलिए। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पर्सनल कामों में अपना पांव अड़ाए। जा यहाँ से। धारा ने ज्योतिका को अपने पास नहीं बैठने दिया, जिससे कि वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में ही आ गई। एक तरफ ज्योतिका की जिंदगी ऐसे मायूस सी गुजर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। वाह माँ जी, ये बिहार के मशहूर छोटी मछली के साथ चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अब इन्हें खाने के बाद मन कर रहा है कि कुछ मीठा भी होता। सच में मजा ही आ जाता। लो तो फिर खुलकर मजा लो। ससुर जी, आप खाना खाते ही कहाँ चले गए थे?
मैं जानता हूँ कि मेरी बहू रानी का खाना खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है, जिसकी वजह से मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेने गया था। चलो सभी खाएंगे, मैं काफी सारी लाया हूँ। जल्दी जल्दी से सोनाली ने आइसक्रीम निकालकर सभी घर वालों को देनी शुरू कर दी और फिर सब ने बैठकर आइसक्रीम खाई। बहू इतनी उम्र हो गई लेकिन कभी ये समझ नहीं आया कि ससुराल ये इतनी स्वादिष्ट चीज बनती कैसे है। हाँ हाँ बाबा, मुझे आती है आइसक्रीम बनानी। किसी दिन मैं आपको घर में बनाकर आइसक्रीम खिलाऊंगी। तब तो और भी मजा आएगा। अरे भूमिका बेटा, जरा घर की पुरानी फोटोओं की एल्बम निकाल कर ले आ। इस वक्त सभी एक साथ है तो फोटो देखेंगे। मुझे देखने हैं। कहाँ है एल्बम माँ जी? मुझे बताइए, मैं निकाल लाती हूँ। देख, अलमारी के लॉकर में रखा है। सोनाली पुरानी फोटो एल्बम निकाल कर ले आई, जहाँ सभी जमीन पर रखकर फोटोज देखने लगे। बहू, ये तस्वीर देख, मोहन के बचपन की है। माँ, कहीं ये वही फोटो तो नहीं जिसमें मेरी नाक बह रही है? माँ, ये वाली मत दिखाना। अच्छा, फिर तो मैं जरूर देखूंगी। कितनी सारी नाक बह रही है। मोहन जी, वैसे जैसे आप जवानी में हो, बचपन में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो जवानी में अच्छा हूँ या बचपन? ऑफ कोर्स बचपन। सभी ऐसे ही खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। देख बहू, ये मेरी जवानी की तस्वीर है। ये तस्वीर मेरी पहली रसोई पर मेरी जेठानी ने खींची थी। हाँ माँ, आप कितनी सुंदर हो, और बाबा को तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आपका बेटा आप पर जरा भी नहीं गया। तुम तो बस मुझे ऐसे ही कहना। सभी ने ऐसे ही काफी देर तक फोटो देखे और खूब पुरानी यादों को सोनाली के सामने ताजा किया। अभी वो फोटो देख ही रहे थे कि तभी एक फोटो भूमिका का आया। भाभी, ये जब की फोटो है जब मैं स्कूल से गोवा गई थी। गोवा? क्या हुआ सोनाली, क्या बात है? कुछ नहीं, बस गोवा। नहीं, कुछ नहीं। सोनाली का गोवा को सुनकर मन सा भर आया। कुछ देर फोटोज देखने के बाद उन्होंने एल्बम समेट दी और फिर सोनाली वापस से अपने परिवार में मगन हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोनाली का परिवार गरीब था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खुश रहती थी। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिका का ससुराल अमीर होने के बावजूद उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। ऐसे ही आज के दिन। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बोर हो रही हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ और तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी धारा ज्योतिका को उदास छोड़कर खुद अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने को चली गई, जिसके बाद ज्योतिका घर में ही बोर हुई। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, मैंने पता लगा लिया है कि सोनाली गोवा का नाम सुनकर क्यों उदास हो गई थी। उसकी वजह यह है कि माँ, सोनाली बचपन से गोवा जाना चाहती है। अच्छा, तो क्या हुआ, हम लेकर जाएंगे अपनी बहू को गोवा? मैं भी यही सोच रहा था माँ। मैं आज से ही अपने काम के घंटे बढ़ा रहा हूँ। सोनाली का जन्मदिन भी आने वाला है, तो उसके जन्मदिन तक हमारे पास पैसे हो जाएंगे। हाँ, मैं भी काम के घंटे बढ़ा दूंगा। ऐसा है तो मुझे भी थोड़ी मछली लाकर दे देना, मैं मछली बेच लूंगी। और मैं बच्चों को घर में ही ट्यूशन दे दूंगी, तो उससे हमें काफी प्रॉफिट होगा और हम सभी गोवा जा पाएंगे। पूरे परिवार ने सिर्फ सोनाली के लिए आपस में कामों को बांट लिया। बस फिर क्या, अगले ही दिन से उन सभी ने ही काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके काफी पैसे जुड़ गए। और फिर उन लोगों ने सोनाली को गोवा जाने का सरप्राइज दिया। हम सच में गोवा जा रहे हैं? तो ये इतनी मेहनत आप लोग मेरे लिए कर रहे थे? सोनाली अपने परिवार का प्यार देखकर इमोशनल हो गई। अगले ही दिन वो लोग गोवा के लिए निकल गए और वहां उन्होंने काफी मजे किए। आज वो सभी एक समुद्र के किनारे आए हुए थे कि तभी, हाँ, दुनिया भर से टूरिस्ट गोवा देखने आते हैं और देखकर चले जाते हैं, और यहाँ मैं हूँ जो गोवा में रहते हुए भी आज तक अपने घर के पास वाले समुद्र किनारे भी नहीं गई हूँ। अरे ये क्या, ये तो मुझे देखने से सोनाली लग रही है, लेकिन उसकी शादी तो बिहार में हुई थी। वो भला यहाँ कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जाकर देखती हूँ। ज्योतिका को खिड़की से सोनाली का परिवार नजर आया, जिसको देखकर ज्योतिका खुद को रोक नहीं पाई और वो बाहर आकर देखने लगी। मेरा शक सही था, ये सोनाली ही है। हाँ बाबा। अरे ज्योतिका दीदी, आप? हाँ मैं। तू बता, तू गोवा में कैसे? अब मैं क्या ही बताऊं दीदी, मेरे गरीब ससुराल वालों ने मुझे मेरे जन्मदिन का ये तोहफा दिया, मुझे गोवा ले आए। मैंने बहुत सारी जगह तो घूम भी ली है। सोनाली की बात सुनकर ज्योतिका यूं ही रह गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बुराई ने उसे कहां लाकर छोड़ दिया था। अब ज्योतिका बस पछतावा ही कर सकती थी।